नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बच्चों वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर। तो बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी पेपर में मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगी आज विज्ञान के, और साथ ही में हम विज्ञान के उत्तर भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। तो चलो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का शिकार करता है, तो वहाँ कौन सा होता है बच्चों? वो होता है घटपर्णी। ऑप्शन डी घटपर्णी पौधा। प्रश्न नंबर 2 बच्चों आपसे पूछा है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं, तो चीरने एवं फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? रदनक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया है बच्चों, हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुसफुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है। प्रश्न नंबर 4 बच्चों आपसे पूछा, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती कहलाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों आवृत्ति गति। कौन सी गति होती है वो? आवृत्ति गति। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों क्लोरीन। ऑप्शन सी, क्लोरीन का उपयोग रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बच्चों रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा है, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों खनिज तथा खनिज है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 7, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं, जो क्या कहलाते हैं बच्चों? उसे हम क्या कहते हैं? विली। क्या कहते हैं बच्चों? विली। उसे हम विली कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमसे पूछा है, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के ताप को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? थर्मामीटर का। किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आपको बुखार आता है, हॉस्पिटल जाते तो डॉक्टर आपके मुंह पे क्या करते हैं? एक थर्मामीटर रख देते हैं। ये किसलिए होता है बच्चों? बुखार मापने के लिए। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है बच्चों? लाल रक्त में। किस में पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों? उस वस्तु की चाल कहते हैं। उस वस्तु की चाल कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके वार्षिक पेपर में आपका पेपर बहुत ही अच्छे से जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया गया बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये आपके पेपर में प्रश्न दिए गए, आइए हम सभी के उत्तर भी देख लेते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों आपसे 2 नंबर में पूछा है। प्रश्न 11 आपसे पूछा है, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर है, जब दो जीव एक दूसरे की मदद से अपना जीवन यापन करते हैं। क्या बच्चों? जब दो जीव एक दूसरे की मदद से, दो कोई से भी जीव अगर वो एक दूसरे की मदद करते और अपना जीवन यापन यानी कि अपना जीवन बिताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा है, अमाशय की संरचना कैसी होती है? तो आपका उत्तर होगा, अमाशय एक पेशी खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है, जो पाचन नली के प्रमुख अंग में रूप से कार्य करता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, कुछ इस तरीके से हमारी पाचन नली बनी हुई होती है। तो ये कैसी होती है बच्चों? एक प्रकार की खोखली होती है। कैसी होती है बच्चों? ये खोखली होती है, खोखला होता है और नली का फैला हुआ भाग होता है। आप देख सकते हैं नली की तरह ये फैला हुआ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में ये कार्य करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13 आपसे पूछा है, क्षारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपका उत्तर होगा, जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा
होता है। कैसा होता है बच्चों? स्वाद उनका कड़वा और छूने पर साबुन जैसा लगता है। क्षारक कैसा होता है? खाने पर कड़वा होता है और कैसा लगता है? छूने पर साबुन जैसा। सिर्फ दो शब्द याद रखने आपको, एक कड़वा और एक साबुन। कड़वा और साबुन यानी कि क्षारक क्या हो जाएगा? जो खाने में कड़वा होता है और छूने पर कैसा होता है? साबुन जैसा, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। आई होप बच्चों कि आपको सभी प्रश्न ऑन वीडियो में अभी ही याद हो रहे होंगे, ताकि आपको पेपर में कोई समस्या ना हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की, जहाँ प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? गर्मियों में पसीना आने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे बनने की वजह यह है कि पसीने में मौजूद नमक सूखने के बाद कपड़ों पर रह जाता है। हमारे पसीना आपने देखा होगा बच्चों, जब शरीर से पसीना बाहर आता है, कपड़े पे लगता है तो एकदम सफ़ेद जैसा बन जाता है। तो किस लिए बनता है? नमक की वजह से। हमारे पसीने में क्या होता है? नमक। आप चाहें तो यहाँ पर लवण भी लिख सकते हैं। मौजूद लवण सूखने के बाद कपड़ों पर रह जाता है। नमक को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? लवण भी बोलते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15, पादपों में जनन के प्रकार के नाम लिखिए। तो पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, एक अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, ह्यूमस किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा, मृत जीवों के गलने सड़ने से बने पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। मृत जीवों के गलने और सड़ने, मृत जीव बच्चों कोई से भी हो सकते हैं, जानवर, इंसान। जब हम कोई भी जानवर मर जाता है या हम उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो जब वो गलने लगता है, सड़ने लगता है, तो उससे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। मृत जीवों के गलने सड़ने से ह्यूमस बनता है। उसके बाद है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपसे 3 नंबर में पूछे गए हैं। तो प्रश्न 17वां आपसे पूछा गया है, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? तो आपका उत्तर होगा बच्चों, हल्के रंग के कपड़े अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मीय विकिरणों को अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। क्या होता है बच्चों? सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं, विकिरणें होती हैं, उन्हें क्या कर देते हैं? वो परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक होते हैं, जबकि गहरे रंग के वस्त्र अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ये क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित। हल्के कपड़े क्या कर रहे हैं बच्चों? ऊष्मा को परावर्तित कर रहे हैं, और गहरे रंग क्या कर रहे हैं? अवशोषित कर रहे हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। अब आपको अवशोषित, ऊष्मा अवशोषित और ऊष्मा उत्सर्जन का मतलब तो पता ही होगा बच्चों। अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर, जब हमसे पूछा है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसमें अम्लीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अम्लीय पदार्थ होते हैं। अगर इन्हें बिना उपचार के जलाशयों में बहा दिया जाए तो ये जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जलाशयों का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जलाशय का मतलब होता है नदी या तालाब। क्या होता है? नदी या तालाब। यानी कि कारखानों से आने वाला जो खराब अपशिष्ट पदार्थ है, उसे हम क्या करते हैं? हम उसे पहले उदासीन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम जलाशय में अगर इसे ऐसे बहा देंगे तो जलीय जीवों को नुकसान होगा। जलीय जीव यानी कि जो भी जल में जीव रहते हैं, उन्हें नुकसान होगा। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट को क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 19, जहाँ आपसे पूछा है, परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकार के नाम लिखिए। तो आपका उत्तर होगा, परागकोश से परागकणों का वर्तिका तक पहुँचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और पर परागण। प्रश्न नंबर 20 हमें बच्चों दिया गया, रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये रहा आपका उत्तर। रेखीय गति का मतलब है सीधी रेखा में गति करना। कैसे गति करना? सीधी रेखा में गति। ये जो हमारी गति है कौन सी बच्चों? सीधी रेखा में गति। आप उदाहरण मान सकते हैं कि सड़क पे चलती हुई कार, वो कौन सी हो जाएगी? हमारी सीधी रेखा में गति। देखो ये रही, रेखीय गति का मतलब है सीधी रेखा में गति करना। उदाहरण है सीधी सड़क पर चलती कार। अब होती है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति क्या होगा बच्चों? वृत्तीय गति का मतलब है वृत्ताकार पथ पर गति करना, यानी कि इस प्रकार वृत्ताकार की गति पर गति करना। आपने देखा होगा मेले में मौत का कुआं, उसमें इस प्रकार से गति करते हैं। बाइक वगैरह जो भी चलाते हैं तो वो कैसे करते हैं? एक गोला आकार में गति करते, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। इसका एक और उदाहरण आप ले सकते हैं वृत्तीय गति का, घड़ी की सुइयों की
गति, यानी कि जो वृत्ताकार गोलाकार में होगी वो हमारी वृत्तीय गति होगी, और जो सीधी रेखा में होगी वो कैसी हो जाएगी, रेखिक गति हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 21 बच्चों आपसे पूछा गया है पेड़ों का महत्व लिखिए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने खुद ने देखा होगा कि पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं। वे मृदा संरक्षण, कटाव को रोकने और जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भूजल पुनः पूर्ति में सहायता करते हैं, पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है, ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियां और लकड़ियां आदि भी देते हैं। तो आपको पता ही कि अब हमारे लिए पेड़ क्यों आवश्यक है। अगर हमारे लिए पेड़ आवश्यक है तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने घर में एक एक पेड़ जरूर लगाएं और अपने सभी दोस्तों से भी कहें पेड़ लगाने के लिए। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 22 पर, जहाँ आपसे पूछा गया है आपांक क्या है, शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपका उत्तर है जल के शोधन के दौरान प्राप्त होने वाला ठोस अपशिष्ट होता है। क्या होता है, जल के शोधन के दौरान प्राप्त होने वाला ठोस अपशिष्ट क्या होता है, ठोस अपशिष्ट होता है शुष्क आपांक का उपयोग। इस प्रक्रिया में बायोगैस बनती है, इस गैस का इस्तेमाल ईंधन या बिजली पैदा करने में किया जाता है। क्या बनता है बच्चों, शुष्क आपांक से इस प्रक्रिया में बायोगैस बनती है, और बायोगैस का उपयोग हम क्या करते हैं, बिजली में किया जाता है, ईंधन या बिजली में किया जाता है। और एक और उपयोग क्या है, शुष्क आपांक को खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 बच्चों आपको दिया गया है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो 5 नंबर में आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 23 बच्चों आपसे पूछा है लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, लिखिए। तो ये रहा हमारा बच्चों उत्तर ए, लोहे पर जंग लगने की रासायनिक क्रिया। आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4Fe + 3O2 + 6H2O, उसके बाद है 4FeOH3। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लोहे पर जंग लगने के लिए रासायनिक समीकरण। अब लोहे पर जंग कैसे लगती, तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी, क्या ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बारिश या ठंड के समय में अगर कोई सी भी वस्तु बाहर पड़ी हुई है या हमारे खिड़की दरवाजे लोहे के हैं, अगर उन पर थोड़ी सी भी नमी पानी लगता है तो उस पर जंग लग जाती है। यानी कि जंग लगने के लिए क्या आवश्यक हो गया बच्चों, ऑक्सीजन और पानी जरूरी है। प्रश्न नंबर 24 बच्चों आपको दिया है जाइलम क्या है, यहाँ पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जाइलम पौधों का संवहनी ऊतक है। क्या है, जाइलम एक ऊतक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं जाइलम एक ऊतक है। जाइलम का मूल कार्य जड़ों से पौधों के भागों जैसे तने और पत्तियों तक पानी ले जाना। क्या काम होता है बच्चों, जाइलम का मूल काम, ये हमारी क्या हो गई, पेड़ों की जड़ हो गई। जड़ों से कहाँ तक ले जाएगा, तने तक और पत्तियों तक। जड़ों से किसको ले जाएगा, ये हो गई हमारी पत्तियां बच्चों। जड़ों से तने तक और पत्तियों तक पानी को ऊपर ले जाना है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिल सके और पत्तियां भोजन बनाने का कार्य कर पाती है। यहाँ से अगर जाइलम जो है जड़ों से क्या लेकर जाएगा, पानी को लेकर जाएगा तनों और पत्तियों तक, जिससे पत्तियों को भोजन बनाने में आसानी होती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 25, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण एवं चित्र भी बनाइए। तो ये रहा आपका उत्तर, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। किसी भी चालक में, मान लीजिए चालक को आपको पता होना चाहिए बच्चों, चालक क्या होता है, जिसमें करंट आता है। मान लीजिए ये भी कोई लोहे की छड़ है या कोई भी एक वस्तु, चालक वस्तु ही हमारी, अगर हम इसमें करंट देंगे, अगर करंट देंगे तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा और इसके आसपास जो क्षेत्र बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय क्षेत्र। इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, ये किसी चालक में ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके आसपास क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल विद्युत मोटर में, विद्युत घंटी और टेलीफोन में किया जाता है। और ये रहा आपका बच्चों चित्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का चित्र। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं।
उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखे। तो ये अंतर मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में बहुत ही आसानी होगी। सिर्फ हमें वास्तविक प्रतिबिंब लिखना है और आभासी में हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सिर्फ एक साइड का याद करेंगे और इधर हम क्या कर देंगे, उल्टा। तो यहाँ क्या, यहाँ तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। तब कैसी होती है, वास्तव में प्रतिच्छेद। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा क्या, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते, इसका उल्टा इसमें हम कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये वाला हमारा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और इस उल्टे का क्या कर देंगे, इसमें आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।